नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज जहां पूरे संसार का ध्यान इजराइल और इराक के बीच होने वाली संभावित जंग पर टिका हुआ है, वहीं भारत में 2024 में हो रही लोकसभा चुनाव के दिन प्रतिदिन बदलते हुए दृश्य पे जा रहा है। एक तरफ पूरा संसार इस बात से भयभीत है कि गाजा और इजराइल के बीच में हो रही जंग में, अमानवीय जंग में, जिस प्रकार से इजराइल ने ईरान के दूतावास पर हमला किया और वहां इराक के कुछ जनरल मारे गए। उसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खुमैनी ने यह ऐलान किया कि ईरान इजराइल को उसके दुस्साहसपूर्ण कृत्य का दंड देगा, हमला करेगा। जैसे ही इजराइल पर ईरान द्वारा हमले की बात सारे संसार में गूंजी, तो इजराइल के सबसे करीबी संरक्षक समर्थक अमेरिका और उसके नाटो देशों ने इसका प्रतिकार किया, इसका विरोध किया, चेतावनी दी ईरान को कि इजराइल को अकेला न समझे। इसके नियत समय में ईरान ने इजराइल पर इसी सप्ताह 2 दिन पहले मध्य रात्रि में 1:30 बजे के करीब भीषण हमला किया। इजराइलियों द्वारा ड्रोनों द्वारा प्रक्षेपातों से हमला किया, जिसे इजराइल ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उन्होंने उसको प्रहार करने से रोका, कुछ आंशिक प्रहार हुए। इसके बाद भी इजराइल ने कहा, हम इराक के इस दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देंगे, भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई न करे। वहीं ईरान ने चेतावनी दी अमेरिका और अन्य देशों को कि आप इस्राइल के हमदर्द न बने, जो हमदर्द बनेगा उसके खिलाफ हम भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये मात्र ईरान और इजराइल के बीच का मामला होता तो अमेरिका उसे कभी निपटा देता, परंतु ईरान इस समय रूस का सबसे करीबी है और रूस का इस समय चीन और उत्तर कोरिया बहुत मजबूती से साथ दे रहे हैं। वहीं अरब देशों ने अमेरिका को ये कह दिया कि ईरान के खिलाफ युद्ध में वो अपनी भूमि का उपयोग नहीं करने देंगे। वो इस युद्ध में इन स्थितियों को समझ के अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस प्रकार से एक आपात बैठक बुलाई, गहन मंत्रणा हुई, उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने इस बात का साफ कहा कि इजराइल को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अमेरिका इन परिस्थितियों में ईरान के साथ सीधा युद्ध में नहीं उतर सकता, क्योंकि अमेरिका को इस चीज का भान है कि चीन, रूस, उत्तर कोरिया इस समय तैयार हैं कि कब अमेरिका इस युद्ध में कूदे और अमेरिका को इस युद्ध के जाल में फंसाए।
तो अमेरिका इस युद्ध में खुद को कमज़ोर पा रहा है या अमेरिकी हितों के पक्षधर नहीं पा रहा है। इसके साथ ईरान ने चेतावनी भी दी है, अगर अमेरिका ने कहीं भी दुस्साहस किया ईरान के खिलाफ तो वो अरब देशों में अमेरिका के तमाम सैन्य अड्डों पर हमला कर देगा। इन परिस्थितियों से देखकर संसार में पूरे संसार में हड़कंप है कि अगर ये युद्ध छिड़ गया तो तीसरा विश्व युद्ध से पूरे पृथ्वी को तहस नहस कर देगा। परंतु इतने ही युद्ध में, ईरान और इस्राइल के बीच में हुए युद्ध से संसार में जो खनिज तेल इत्यादि, गैस इत्यादि की आपूर्ति होती है, वो जो अरब सागर या उसके आसपास, उससे लोगों को महंगाई का दंश मिलेगा, अभाव होगा, तो इससे भी पूरे संसार को इसका दंड भोगना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में आज ही आपात बैठक होगी। इस बैठक में इस बात की समीक्षा होगी जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ एकाकी कमजोर है, किस प्रकार से नाटो हस्तक्षेप करके दुनिया में लड़ाई झगड़े करवा रहा है, अशांति फैला रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कार्रवाई तो करना तो दूर, एक प्रश्न भी नहीं उठा सकता है। जिस प्रकार यूक्रेन और रूस के बीच में जो हमला हुआ, जो युद्ध हो रहा है 2 साल से, उस युद्ध के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो संयुक्त राष्ट्र संघ का नाटो पक्षपाती रवैया। संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हुए संसार में और भी कोई भी ताकत संसार की शांति को भंग करने के लिए काम न करे, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मजबूत होना आवश्यक था। परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ जिस प्रकार से अमेरिका के शिकंजे में है, आर्थिक सामरिक से लेकर तमाम चीज़ों के, उसके अंशदान से लेकर उसके मुख्यालय तक सब अमेरिका के रहमो करम पे है। तो अमेरिका ने जिस प्रकार से इस्राइल इराक युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ को चेतावनी दी थी कि उसका हश्र बिल्ली के नैनसन, ये तमाम चीज़ें अपनी तरफ है। हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में आज आपको ले जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ मजबूत होता है तो ये विनाशकारी स्थितियाँ विश्व को नहीं झेलनी पड़ती, इस त्रासदी से संसार उबरता। दूसरी तरफ भारत में आर्थिक ये देश का भावी नेतृत्व किस प्रकार हो, इस पे गहमागहमी चली। इस हफ्ते प्रथम चरण का 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। 7 चरण में मतदान होंगे 1 जून तक, और 4 जून को मतगणना होगी, मत परिणाम आ जाएंगे। आज तमाम सरकारें इस सप्ताह अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं। घोषणा पत्र जारी करने के साथ इन सरकारों ने घोषणा पत्र के प्रति क्या आम जनता का नजरिया है, इसके बारे में हम आपको देश के सबसे चर्चित और तटस्थ राजनीतिक विशेषज्ञ और राजनेता जगदीश महंगाई जी की बात, उनका कहना है कि अब राजनीतिक घोषणा पत्र पहले लोग बड़ी गंभीरता से लेते थे, परंतु 2-4 दशक में ये देश के राजनीतिक दलों का नैतिक पतन ये हुआ, उनके अपने कृत्यों से ये इस प्रकार का कर दिया। शायद ही कोई भी दल का नेता जो इसे जारी करते हैं
जो अपने हाथ से इसको जारी करते हैं घोषणा पत्र को, वो भी पूरा घोषणा पत्र पढ़ता होगा। पढ़े भी क्यों? बड़ी विचित्र विडंबना है। भारत का एक मार्क्सवादी CPIM ने अपने घोषणा पत्र में लिखा, जहां संसार में चारों तरफ बादल मंडरा रहे हैं, विश्व युद्ध की बादल, वहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कहती है कि भारत, हम अगर केंद्र सरकार में आ गए तो हम भारत के तमाम परमाणु हथियार, विस्फोट, विनाशकारी हथियार और जैविक हथियारों को नष्ट कर देंगे। उस प्रकार की बात कर रहे हैं जहां भारत को तबाह करने के मंसूबे लेने वाले पाकिस्तान, जिसने 1947 के बाद निरंतर आज तक अनेक हमले किए, आतंकी हमले किए, कई बार भारत को तबाह करने के मंसूबे लेकर भारत में हमले किए, वहीं चीन, जिसने हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की कब्जा कर रखी, जिसने भारत को कमजोर करने के लिए कमर कसी हुई है, पाकिस्तान को संरक्षण दे रहा है और कैलाश मानसरोवर से लेकर तमाम भारत के महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर रखा है। उस चीन के पास कहने को आधिकारिक रूप से जो कहा जाता है 410 परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं और भारत के पास 164 हैं। इस प्रकार के हथियारों को अपने, हमारे दोनों दुश्मन हथियार बंद हैं। चीन के पास तो चीन की लड़ाई अमेरिका और पूरे विश्व में वर्चस्व की है, उसका जो घोषित है ये 410 तो सारे, ये 4010 से भी अधिक हो सकते हैं, क्योंकि संसार में चीन ने कितनी विनाशकारी हथियार और सामरिक तैयारियां की है, इसके बारे में अधिकृत कोई जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत की इस प्रकार की राजनीतिक दल हैं जो कह रहे हैं हम कबूतर की तरह है, बिल्ली सामने है, उसे निवाला बनाने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं हम अपने आंख बंद कर देंगे। अबे तुम हथियार बंद करो। आज अगर इस्राइल के पास परमाणु हथियार नहीं होते, वो इतना मजबूत नहीं होता, तो अरब देश उसे कब को मिटा देते। शक्ति में ही सामर्थ्य है। अगर रूस में इतनी मजबूती नहीं होती तो नाटो, जो 2 साल से रूस को तबाह करने में लगा हुआ है, यूक्रेन को मोहरा बनाकर, वो कब का झपट कर जाता। अगर भारत की सेनाएं जाबाज नहीं होती तो अमेरिका जो 7वां बेड़ा भेज रहा था, वो पाकिस्तान को भड़काकर भारत में कभी सियाचिन पर कब्जा करने वाला, कभी यहाँ पे हमला करने के कारण, जिस प्रकार से उसने कश्मीर में कब्जा कर रखा है, पाक अधिकृत कश्मीर। अगर भारत मजबूती से इस्राइल की तरह काम करता तो क्या मजाल था कि इस प्रकार की आतंकी कार्रवाइयों करने का दुस्साहस कोई देश करता। तो इस प्रकार ये होता है कि किस प्रकार के मंसूबे हैं देश के राजनीतिक दलों के, जो भारत के भाग्य विधाता बनना चाहते हैं, और जो पिछली सरकारों में भी, गठबंधन के एनडीए, ये यूपीए की सरकार में, सपरंग सरकार में जो शामिल रहे वामपंथी दल, या उससे पहले भी शामिल रहे जनता अन्य दलों में, तो सरकारों में उनके मंसूबे भारत के प्रति है। भारत के प्रति जो खतरे हैं उनके प्रति उनको दूर करने के लिए क्या उपाय है,
ये एक नज़रिया होता है कि जो आने वाली सरकारें हैं वो किस प्रकार से जनता से वादा करती है, उनका क्या दृष्टिकोण है, वो देश को किस सामने ले जाना चाहते हैं। तो देखते हैं। पर सच ये है कि घोषणा पत्र केवल अब जनता की आंखों में धूल झोंकने का एक माध्यम रह गया है। घोषणा पत्र केवल जनता को छलावा देने के लिए रह गया, क्योंकि घोषणा पत्र में लिखी हुई बातों का अधिकांश राजनीतिक दल प्रयोग नहीं करते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस समय कहा है कि हम भारत को संसार का तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाएंगे, गरीबों को, बुजुर्गों को आयुष्मान स्वास्थ्य योजना देंगे और जो तमाम चीज़ें हैं कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, मुद्रा ऋण 20 लाख के करीब करेंगे, ये तमाम चीज़ें ये घोषणा पत्र किया। मजबूती करेंगे, किसानों को करेंगे, उसको करेंगे, पर हकीकत में क्या है? रोजगार बढ़ाएंगे। वहीं कांग्रेस कहती है हम 30 लाख रिक्त पड़े पदों में नियुक्तियां देंगे और जो स्नातक है, डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको 1 लाख रुपये शुरुआती में देंगे। ये तमाम वादे हैं। पूर्व पेंशन देंगे, ऐसी घोषणाएं भी की जा रही हैं। और कई राज्य सरकारों ने ये बहुत अच्छा काम कर रखा है कि संविदा में लगे हुए। उड़ीसा सबसे बेहतर काम कर रहा है। अगर कोई राज्य, उड़ीसा, वहाँ कर्मचारियों का कल्याण के बारे में योजना। तो ये तमाम चीज़ें हैं। चुनाव के बहाने कोई राजनीतिक दल बेहतर काम भी करते हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत जनता का लुभाने के लिए काम करते हैं, परंतु देश को क्या दिशा देंगे? अब भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जो सत्ता में आने के लिए बेताब हैं इंडिया गठबंधन, उनके तीनों ने, समाजवादी पार्टी का अलग घोषणा पत्र है, वामपंथियों का अलग घोषणा पत्र है, डीएमके का अलग घोषणा पत्र है, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल का अलग घोषणा पत्र है। ये अगर आप इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को कम से कम इस समय चुनावों में एक घोषणा पत्र तो बनाना चाहिए था, साझा घोषणा पत्र। वो कोई कह रहा है मुफ्त ये देंगे, वो देंगे, मुफ्त राशन देने का भी वादा कर रखा है। 80 करोड़ 90 करोड़ क्या जरूरतमंदों को दीजिए। देश में शिक्षा निःशुल्क करिए, देश में चिकित्सा निःशुल्क करिए, देश में कानून को त्वरित न्याय दीजिए। वर्षों तक तारीख पे तारीख चले, इस प्रकार की बात ना हो। परंतु क्या करें, बड़ा हंसी आती है देश के राजनेताओं पर, किस प्रकार के अहंकार भरी बातें करते हैं, किस प्रकार से चुनाव भारत को आगे बढ़ाने का, विभाजन का दंश झेल चुके देश को किस प्रकार से आतंकवाद, विभाजनकारी ताकतों से बचना चाहिए, इस पर गंभीरता से बात नहीं होती है। कोई संकल्प, कोई सरकार इस पर ठोस कार्रवाई नहीं करती है। लाखों करोड़ों घुसपैठिए बांग्लादेश से लेकर रोहिंग्या इस देश में घुस सके हैं, परंतु उनको बाहर करने के लिए सरकारें काम नहीं करती। राजनीतिक दल अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। मानवाधिकार के नाम पर इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है। तो इस आज एक तमाम चीज़ें इस देश में ये हो रही है कि ये घोषणा पत्र तमाम चालू है। अब घोषणा पत्र के बाद यहाँ आता है किस प्रकार से
सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं मसूद, इमरान मसूद, जो पिछले समय प्रधानमंत्री को के प्रति गलत बयानी के लिए कुख्यात रहे, उनका आरोप है। वो कहते हैं कि जब आप कि ये कैसे बेशर्म है भारतीय जनता पार्टी वालों को, वो कहते हैं कि कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। भगवान राम को कौन लाने वाला है? भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है। इस प्रकार का दम्भ भरी हुंकार भरने वाले न तो भगवान राम को जानते, न भगवान राम के प्रति उनकी आस्था। उन्होंने प्रश्न किया, बहुत जायज प्रश्न किया, आम जनमानस का प्रश्न, परंतु वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं, इमरान मसूद कहते हैं कि आप नफरत मत बोलिए भारतीय जनता पार्टी का, हिंदू मुसलमान मत करिए। पर इमरान मसूद से ये कहते हैं हम, आप आतंकवादियों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? आप आतंकवादियों को कड़ी सजा देने की बात क्यों नहीं करते हैं? आप लोग भी तो केवल संप्रदाय के आधार पर वो करते हैं। मसूद ने कहा कि आप 2 करोड़ को तो बाहर नहीं कर पाए, ये मुगालते में मत रहें। 20 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, इनको आप बाहर नहीं कर पाएंगे, ये यहीं के हैं, यहीं के रहेंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि देश के किसी भी नागरिक को बाहर किए जाने की जरूरत नहीं है। 1947 में जो भूल हो गई है उसका उसी समय से सुधार करना चाहिए था। देश में कट्टरपंथी तत्व फिर ना सर उठा पाए। पाकिस्तान की मांग करने वाले और धर्म के आधार पर देश का विभाजन करने वाले लोग, भारतीय संविधान को न मानने वाले लोग, इन लोगों पर अंकुश लगना चाहिए। जो भारत की संस्कृति को गरियाते हैं, जो भारत के आदर्शों को गरियाते हैं, इस प्रकार के तमाम गतिविधियों पर अंकुश लगनी चाहिए। परंतु केवल भावनाएं भड़काकर चुनाव जीतने का जो काम करते हैं, उन राजनीतिक दलों को समझनी चाहिए कि देश में धार्मिक विवाद खड़ा करके, जाति के आधार पर बांट करके, जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार, लिंग के आधार पर बांट करके अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, अगड़ा वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिम जाति, आदिवासी, किसान, ये वर्ग भेद करके शोषण किसी का ना हो, उपेक्षा किसी की ना हो, सबको न्याय मिले, सबको अवसर मिले, ये काम होना चाहिए। और चुनाव घोषणा पत्र में जो इस प्रकार के कार्रवाइयां की जाती हैं, तो किस प्रकार के नमूने इस चुनाव में लड़ रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, वो क्या कह रहा है, अजब गर्व की। वो कह रहे हैं बेरोजगारी की बात वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। कितनी मूर्खता पड़ी बातें किस दुस्साहस से कह देते हैं। दूसरी तरफ एक कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किसी कांग्रेस की महिला नेत्री के बारे में कहा, बोले नींद नहीं आती तो 2 पैग और पी लो, एक्स्ट्रा पैग। तो ये अजीबोगरीब चीजें हैं। इस प्रकार के नमूने जिस मर्जी को खड़ा कर दो, जिसको उसका सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं है, योगदान नहीं है। मैं नमन करता हूं उन तमाम स्वतंत्र प्रत्याशियों को जो देश की लोकशाही को रक्षा करने के लिए, कई लोग तो ये ऐसे हैं जो मोहरे बनकर अपने निस्वार्थ की पूर्ति के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो चुनाव में
परंतु जो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, राजनीतिक दलों को लोकशाही का दर्पण दिखाने के लिए चुनावी मैदान में हम उनको नमन करते हैं। हमने ये देखा टिहरी से लेकर, टिहरी में बॉबी पवार से लेकर गढ़वाल में लोकसभा संसदीय सीट में आशुतोष नेगी ने किस प्रकार से मजबूती से प्रश्न उठाए, चाहे मत जितना भी मिले, पर जनता में अपने मुद्दों को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया शासक वर्ग को। तो ये महत्वपूर्ण बात है और चुनाव घोषणा के प्रति हमारा ये नजरिया है। और बहुत पहले से हम तमाम लेखों में कहते रहे कि देश की इस प्रकार से निर्वाचन आयोग को इतनी मजबूती से काम करना चाहिए कि चुनाव घोषणा पत्र में किए गए प्रथम 10 वादों में राजनीतिक दल को ये कानून बनाना चाहिए इस प्रकार से कि जो सत्ता में आते हैं, अगर वो 10 जो प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों जितना प्रतिशत कार्य वो नहीं कर पाते हैं वादों को अपने कार्यकाल में, तो उनको उतने प्रतिशत संसदीय सीटों पर, विधानसभाई सीटों पर चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए। जब तक जवाबदेही नहीं होगी, उत्तरदायित्व नहीं होगा, तब तक की राजनीतिक पार्टियां इसी प्रकार से घोषणा पत्रों को बनाकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करेगी। और चुनाव इसके अलावा कि राजनीतिक दलों को चुनाव करोड़ों करोड़ों रुपए, 5 करोड़ में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इतना महंगा कर दिया। इसकी बजाय इसमें काफ़ी सुधार करने की गुंजाइश है। सेशन जैसे मजबूत चुनाव प्रमुख की जरूरत है। चुनाव आयोग को रीढ़ की हड्डी वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार से, और जो लोग इस समय गलत बयानी करते हैं उन पर अंकुश लगाना चाहिए। और चुनाव के समय भी बेरोजगारी के मुद्दों पर राजनीतिक दल उदासीन हैं। देश की सुरक्षा के मामले में राजनीतिक दल उदासीन है, जो सबसे बड़ा संकट है देश में इस समय। और बेरोजगारी सारी समस्याओं की जड़ हो जाएगी, देश में अराजकता का जड़ हो जाएगा। और जो सरकारें देश में कल्याणकारी व्यवस्था के विरुद्ध होती हैं, वो सरकारें देश को न्याय नहीं कर पाएगी। इसलिए निर्वाचन आयोग को बहुत मजबूती से राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए कानून में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए और देश को खुशहाल बनाने के लिए, लोकशाही को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए। जय हिंद।